V is equal to KQ by R and U is KQ1 Q2 by R. So this was potential energy of the charges, हमने लास्ट क्लास में किया था. इस पे क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे. ठीक है, क्या? क्यों? कल दे दो क्लास के पहले. कल दे दो क्लास के पहले. तुमने स्कूल तो दे दिया है. वेडनेसडे दो. ठीक. बाकी लोग कल दे रहे हैं वैसे मैक्सिमम. अब हम आगे बढ़ते हैं. कैपेसिटेंस. या बिफोर कैपेसिटेंस आई टेल यू अबाउट डाइलेक्ट्रिक. लिखो डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक. जल्दी करो. डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक इज insulating material, or dielectric is insulating material with distinct electric properties. A dielectric is insulating material with distinct electric properties. देखिए. हाँ. हाँ. A dielectric is insulating material with distinct electrical properties. There are two types of dielectrics. There are two types of dielectrics: polar and non-polar. Polar dielectric, and then we have non-polar dielectric. Polar dielectric and non-polar dielectric. पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है जैसे कि HCl मॉलिक्यूल हो गया, H2O हो गया. इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, center of negative and positive charge is not at the same point. लिख लो. In a polar dielectric, center of negative and positive charges, center of negative and positive charges are not at the same point. जैसे कि HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है? HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. सिमिलरली H2O में ऐसे ही होता है. H2O में ऑक्सीजन वुड बी स्लाइटली नेगेटिव and hydrogen would be slightly positive. So you have positive charge here, then you have a negative charge here. So in a polar dielectric, center of negative and positive charges are separated. जबकि नॉन पोलर में क्या होगा? लिखो. इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, center of positive and negative charge is the same point. In a non-polar dielectric, center of negative and positive charge is at the same point. मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली. इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली. जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2, Cl2. Yes, these are polar dielectrics.
दीज आर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, सॉरी। सो पोलर में यू हैव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड, दोनों में सेपरेशन होगा। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, इंडिविजुअल अगर तुम डायपोल मोमेंट की बात करोगे तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? नॉन जीरो। बिकॉज यू नो डायपोल मोमेंट कितना होता है डायपोल का? इट इज 2a क्यू, राइट? तो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, 2a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 2a into q वुड बी डायपोल मोमेंट। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? जीरो। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का डायपोल का डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है? बिकॉज उनमें सेपरेशन ही नहीं है। बिकॉज डायपोल मोमेंट क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इनटू द चार्ज, separation between the two charges into the length. Dipole moment is basically product of the length of dipole into the charge. तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें तो 2a है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो ये नॉन जीरो हो गया। जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेम पॉइंट। ये सारे कंसेप्चुअल आ सकते हैं। नॉन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज द सेम पॉइंट, देयरफॉर उसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो इस साइड में बना रहा हूं मैं स्पेसिमेन ऑफ नो पोलर, ले लेते हैं साइड में, ठीक है? पोलर डाइलेक्ट्रिक इधर बना रहा हूं, एंड राइट में आई एम ड्राइंग नॉन पोलर। किसी डाइलेक्ट्रिक का, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मैंने स्पेसिमेन बनाया है, इट इज नॉन पोलर, एंड दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अभी, वी हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फील्ड। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। इधर डायग्राम बनाओ, दो बॉक्सेस बना लो, एक लेफ्ट में पोलर डाइलेक्ट्रिक है, राइट में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। आज क्या हुआ, ये लोग ऑनलाइन वाले कोई भी नहीं क्लास में? पूछो कहाँ है वो, स्टे बैक तो नहीं है उसका? राइट, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? डाइपोल्स विल बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। Dipoles are randomly distributed, and you can show the charges also: positive, negative, negative, positive, negative, positive, positive, negative, कुछ randomly distribution हो रखा है dipoles का, and this is in the absence of electric field. Dipoles randomly distributed है, aligned नहीं है। बना लो। सुनील,
तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हियर एंड देयर, जबकि नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में एज इट इज जो डाइपोल्स हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे है. द डाइपोल्स हैव देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एट द सेम पॉइंट. ये सिचुएशन है. तो पोलर में इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं था, है ना. इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट वाजंट जीरो, लेकिन जब सब इनका वेक्टर सम निकालोगे तो वो जीरो आएगा, बिकॉज दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. दो डायपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन उनका टोटल डायपोल मोमेंट जीरो हो गया. उस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट तो जीरो है ही, तो उनका सम भी जीरो हो जाएगा. सो पोलर में इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं थे, लेकिन उनका वेक्टर सम जीरो हो गया बिकॉज दे वर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. लिख लेना इसका रीजन, एज डायपोल्स आर randomly distributed. And this is when external field is not present. सीबीएसई का ये है. जो हम इस क्लास में कर रहे हैं वो सारा सीबीएसई का है. अच्छा, ओके. सो व्हेन ई इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये तो बचपन से ही इनका इंडिविजुअल मोमेंट जीरो था, तो टोटल सम भी जीरो हो जाएगा. जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जीरो नहीं था, बट उनका वेक्टर सम जीरो हो गया. अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा देंगे, ठीक है. नाउ विल अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो क्या हो रहा है. When external electric field is applied. So when you apply external field, तो क्या होगा, तुमने ये ऑलरेडी ये किया हुआ है ना डेरिवेशन. टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, जब किसी डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में लगते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. फोर्स उसको टर्न करता है, एज ए रिजल्ट उस पर टॉर्क लगता है. तो इफ वी हैव एक्सटर्नल फील्ड लाइक दिस, इन द केस ऑफ, पहले नॉन पोलर की बात कर लो. ये नॉन पोलर डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर लगता है, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. गुड. तो फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो तुम्हें तो आता है, तुम कर दो आज ही टेस्ट. आंसर तुम दे पा रही हो, एक ही काफी है. अस्मी भी दे रही है टेस्ट आज. उसका तो वेडनेसडे से पता नहीं है. दोगी वेडनेसडे से? ऐसे ही अब तुम हर बार ऐसे मत करना, लेकिन दिस इज लास्ट. सो फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एज ए रिजल्ट इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है. टॉर्क वुड एक्ट एंड दिस टॉर्क विल टर्न द डायपोल, ठीक है. या चाहो तो लिख लो, टॉर्क विल एक्ट एंड अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, जब व्हेन आई ड्रॉ लाइंस इक्विडिस्टेंट पैरेलल, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. टॉर्क विल एक्ट एंड इट विल अलाइन द डायपोल. क्या हुआ अनन्या? सर स्कूल में स्टे बैक था, वो मैच था मेरा। अच्छा अच्छा, कौन सा मैच? टेबल टेनिस का था। अच्छा अच्छा, ओके. जीत गए तुम? यू वन और लॉस्ट?
नहीं सर, अच्छा, लॉस्ट। यू वन। अच्छा, गरिमा पूछ रही है कौन जीता। चलो कोई बात नहीं, हम ये फिर आ जाओ। प्रहलाद जीत गया। अच्छा। अच्छा, ये तू जानती है ना। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं, डायपोल विल अप्लाई टॉर्क एंड डायपोल गेट अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, गेट्स अलाइंड। अगर मैं पूरे स्पेसिमेन की बात करूं तो क्या होगा वो, इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर स्पेसिमेन, इसमें बहुत सारे डायपोल्स हैं, तो फिर क्या होने वाला है। तो जब हाँ, सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे ना इनफैक्ट। कितने मोस्ट, पेजेस छोड़ो अभी? मेरे ख्याल से एक, एक डेढ़ कर छोड़ दो। डेढ़ समझती हो ना, आजकल बच्चों को हिंदी नहीं आती है। डेढ़, पौने दो, ढाई, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में हमने डायपोल को रखा, एक्सटर्नल फील्ड एक्टिंग लाइक दिस, यूनिफॉर्म फील्ड, डायपोल सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो डायपोल इस तरह से था वो अलाइन हो गए। ये वाला डायग्राम बना लो अब। When external field is applied, dipoles of the specimen or dielectric gets aligned, they become parallel to electric field. इसमें नेगेटिव चार्ज किधर होगा और पॉजिटिव किधर होगा वो तुम्हें मालूम है ना। राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ये दिस ऑल पॉजिटिव, दिस इज ऑल नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव 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 एंड दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से डायपोल्स अलाइन हो गए। तो दिस इज व्हेन dipole or the dielectric is polar. So in the presence of polar dielectric, हाँ उल्टा, ये उल्टा हो गया। हम्म, नहीं, दिस इज फाइन। हाँ, देखो पॉजिटिव चार्ज गो दिस साइड ना, नहीं पॉजिटिव ये हो गया ना, इट्स लाइक पॉजिटिव। दिस इज अ डायपोल, द पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है, पी और ई के बीच का एंगल जीरो होता है। इसको दोबारा बना रहा हूं मैं। तो दिस इज व्हेन यू हैव external field applied to a dielectric, डायपोल अलाइंड हो गए, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया। कहने का मतलब ये एंड डायलेक्ट्रिक का पूरा नेगेटिव हो गया, ये एंड डायलेक्ट्रिक का पूरा पॉजिटिव हो गया। बीच में तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो मतलब वन एंड ऑफ द डायलेक्ट्रिक बिकम्स completely positive and left end of the dielectric becomes completely negative. So this is the situation for polar dielectric. अब हम बातें नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होता है। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक जो था उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वर एट द सेम पॉइंट, है ना। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर एट द सेम पॉइंट। मतलब ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक का, इसका पॉजिटिव चार्ज भी यही है, नेगेटिव चार्ज भी यही है। In a non-polar dielectric molecule, center of positive and negative charge is at the same point. तो अब क्या होगा, फोर्स लगेगा। In a non-polar dielectric molecule, center of positive and negative charge is at the same point. Center of positive and the negative charge is at the same point. अब पॉजिटिव में किधर फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इधर,
विच इज Q इंटू ई। नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्सेस विल एक्ट in the opposite direction. Force on a positive charge is always in the direction of electric field. Force on a negative charge is always opposite direction of electric field. तो एज a result क्या हो जाएगा? ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, इट बिकम्स polarized. The non-polar, as a result, non-polar dielectric gets polarized, and this is called induced polarization. Induced polarization. So under the influence of electric field, जो डायपोल, जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर था, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो था, उसमें भी अब डायपोल मोमेंट आ गया, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेट हो गए। इसका मतलब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, वो भी इट विल बिहेव इन द सेम फैशन जो कि यहाँ पे हो रहा था ना। द सेम सिचुएशन वुड बी फॉर दिस ऑल्सो। सारे के सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर बन गए और इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। तो मतलब इसकी भी सिचुएशन विल बी द सेम एज दिस। तो बोथ पोलर एंड नॉन पोलर वुड बिहेव इन द सेम फैशन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। लिख लो, बोथ पोलर and non-polar dielectric, both polar and non-polar dielectric behave in the same way under the influence of electric field. अनन्या, स्कूल में क्या चल रहा है? सर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया। वो अच्छा। जितना आपने क्लास में कराया था उतना ही है। हाँ चलो ठीक है, परसों हम और आगे चल जाएंगे। तो अब दोनों का जो बिहेवियर, इट हैज बिकम द सेम ओनली। पोलर एंड नॉन पोलर दोनों सेम हो गए। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट में बना रहा हूँ। बीच के चार्जेस सारे कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो सिर्फ एंड वाले चार्जेस शो करूंगा। तो एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर इज द सेम। लेफ्ट एंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज, राइट एंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक का लेफ्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और राइट एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सो वेन एवर यू अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड बिकॉज ऑफ polarization in the case of non-polar, and because of alignment of dipole in a polar, left hand has become positive, right hand has become negative. बन गया ये यहां तक? अब जब चार्जेस का सेपरेशन होगा तो डाइपोल क्या करेगा? ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हम होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिस इज ईडी। क्या है ईडी? इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो डायपोल का जो अपना फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब भी तुम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? उसके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो डाइलेक्ट्रिक विल फील्ड प्रोड्यूस फील्ड विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे अब क्या होगा? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन अंदर क्या होगा? अंदर ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे विल सबट्रैक्ट ईच अदर।
inside the dielectric, external field applied by us and field produced by the dipole, they will subtract each other because they are in the opposite direction. Clear? अनन्या लिख लिया? Yes, sir. खाना भी खा लो, पढ़ती भी जाओ. ये सर खा के आ गई थी मैं। अच्छा, अब मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ. हो गया? नेक्स्ट डायग्राम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा कैपेसिटेंस में काम आने वाला है अभी. ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम. हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के. पता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? एप्सिलन आर और के इज द सेम थिंग. एप्सिलन आर और के is called dielectric constant. Relative permittivity of medium is called dielectric constant only. तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो अब क्या अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो फील्ड था वो रिड्यूस हो जाता है. इनफैक्ट यहाँ पे जो फील्ड था वो था E माइनस ई डी, एंड इनफैक्ट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू E बाई के. ये जो फील्ड होता है ये E बाई के बन जाता है. तो जब भी वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड और वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, inside the dielectric field becomes 1 by k times of the original electric field. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E था, फील्ड बन गया E बाई के. व्हाट इज के? जैसे पानी, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 79 और 80. तो अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वाटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? कम हो जाएगा, E बाई 80 हो जाएगा. तो जब भी कि तुम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस, इट बिकम्स E बाई के. अभी तुम्हें याद रखना है, सिर्फ ये वाला फाइनल डायग्राम याद कर लेना, अब काम आएगा ये. अब व्हाट अबाउट कंडक्टर? किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बताया था मैंने. तुम लोग आज पढ़ के आए होंगे ना क्या रे? ये तो बताया था तुम लोग को, आज टेस्ट भी था उसमें क्वेश्चन भी होगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर मेटल्स इज इन्फिनिटी. एयर का होता है 1. तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में किसी कंडक्टर को रख दें तो क्या होगा? ये हमने ये डायग्राम किया भी था, एग्जाम में भी आया होगा तुम्हारे ये. इनसाइड ए कंडक्टर, वेदर द कंडक्टर इज चार्ज और अनचार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो. क्यों होता है जीरो? E बाई के, E बाई इंफिनिटी. एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी इज जीरो. दिस इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो. किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, चाहे वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. बिकॉज, हाँ, हाँ, ये जो डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर लिखा था डेफिनेशन. डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग मीडियम विद डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटिंग मीडियम होता है. With this, now we move to capacitor. लिखो, a capacitor is a device. A capacitor is a device to store. A capacitor is a device to store electric charge, to store electric charge and energy. A dielectric, sorry, a capacitor is a device to store electric charge and energy. ठीक है. और बहुत तरह तरह के वो होते हैं कैपेसिटर्स.
but in our course you have only parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. In a parallel plate capacitor, we have two conducting plates placed parallel to each other at a small separation. It is a system of two parallel conducting plates at a very small separation. इसका दूसरा व्यू देखोगे तो इस तरह से होगा ये. It will be like this. थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं. Two conductors separated by a small distance. Area is A. So two conducting plates at a small separation is nothing but a parallel plate capacitor. ये क्या करता है? It basically stored energy in the charge. अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दें तो दूसरी कंडक्टिंग प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना? इफ यू हैव charge plus q on first place of the conductor, an equal and opposite charge would be induced on the other plate. As a result, there'll be potential difference between the two plates of the capacitor, and there would be electric field also in between. ये तुम लोगों ने किया हुआ है. So when you give charge, positive charge to one capacitor, one plate of the capacitor, equal and opposite charge will be induced on the other plate. As a result, there'll be potential difference. कितना potential difference होगा इसमें? Potential difference would be V is equal to E into L. L कितना है यहाँ पे? D. E is the electric field. V is the potential difference. V is potential difference. D is the distance between the two plates of the capacitor. A is the area of each plate of the capacitor. अब क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे. C is equal to Q by V. Capacitance of a parallel plate capacitor is defined as Q by V, ratio of charge stored to the potential difference. Charge per unit volt. Charge stored per unit potential difference. तो अगर हम potential difference को 1 volt ले लें तो what will be C? What C would be Q. That is capacitance of a capacitor equals to the charge stored when the potential difference is 1 volt. लिखो इसकी definition. Capacitance of a capacitor equals to the charge stored when potential difference between the plates is 1 volt. When potential difference between the plates is 1 volt. अब हम एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है ये. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये वाला डायग्राम ले लेते हैं. ए इज द एरिया. हाँ. So we know C is equal to Q by V, right?
एंड वी कितना होता है, ई इंटू डी। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर दो प्लेट इक्वली ना ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। सब्स्टिट्यूट करो, क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए, ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एंड सिग्मा कट जाएगा। द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सी इज इक्वल टू, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। Capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है ना। मान लो किसी कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है, देन व्हाट विल बी सी। किसी कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है तो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस, जीरो। सपोज इस तरह से देखो, कोई ग्लास है, उसमें सपोज कोई लिक्विड है, पानी है, whatever, 50 ml मान लो, ये 100 ml मान लो। तो अभी इसकी कैपेसिटी 100 ml है। किसी ने आके वो पानी पी लिया, ठीक है, तो अब उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, खाली अब तो ये खाली है ना ये, तो कैपेसिटी तो वही रहेगी 50 ml। द कैपेसिटी विल रिमेन 50 ml ओनली, 100 ml ओनली, ये थोड़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो चाहे ग्लास खाली हो भरा हुआ, कैपेसिटेंस वही रहेगी। सिमिलरली हियर ऑल्सो नोटिस दिस, जो हमने अभी डेराइव किया उसको जरा देखो ढंग से। कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। लिखो आगे, फैक्टर्स ऑन विच, factors on which capacitance depends. Number one, it is directly proportional to area of the plates. It is directly proportional to area of the plates, है ना। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगा। दूसरा, it is inversely proportional to the distance between the, it is inversely proportional to the distance between the two plates, or separation we can say. It is inversely proportional to the separation. दोनों प्लेट्स के जो सेपरेशन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड क्या है, थर्ड इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज मीडियम। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। हम्म, दैट इज अगर किसी कैपेसिटर में दिस इज नो मीडियम, स्पेस और एयर अगर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, ए लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, राइट। इफ यू हैव अ एयर फील्ड कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एयर फील्ड कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स यू हैव ओनली एयर। लेकिन अगर इसको हमने फिल कर दिया बाय सम डाइलेक्ट्रिक, इफ यू फिल दिस विद सम डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा अब, so some dielectric is filled,
तो अगर तुम कैपेसिटर में डायरेक्टली फिल कर दोगे तो कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज इनसाइड विल बी एप्सिलन नॉट की जगह एप्सिलन आएगा। एंड एज यू नो एप्सिलन क्या होता है? एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट। दैट इज द कैपेसिटेंस विल बिकम एप्सिलन आर टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस बिकॉज एप्सिलन नॉट ए बाई डी कितना है, विच इज सी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। जब भी तुम किसी कैपेसिटर को फिल करोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से तो उसकी कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। लिख लो, whenever a dielectric is filled, a capacitor is filled by a dielectric, its capacity becomes k times. सर रिपीट कर दो। Whenever space between, whenever space between the plates of a capacitor, whenever space between the plates of a capacitor is filled by a dielectric, is filled by a dielectric, its capacitance, its capacitance becomes k times. Its capacitance becomes k times the original capacitance. तो अब तुम्हें ये पता लग चुका है कि capacitance does not depend upon the charge or the potential difference. It depends upon the geometry of the capacitor. लिख लेना ये, capacitance depends upon geometry of the capacitor. नेक्स्ट चीज आती है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। हम्म तो एज सच एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बिकॉज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी होता है। तो क्यू हो गया कूलम एंड वी हो गया वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड, और इन शॉर्ट वी कैन राइट 1 एफ। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट और फैरेड। 1 कूलम पर वोल्ट इज 1 फैरेड, but it is a huge unit. Farad is a very big unit. इसलिए we use microfarad. Practical units of microfarad, nanofarad, and picofarad. Because farad is a very big unit. एक क्वेश्चन करते हैं अभी। Nano 10 to the minus 9. Pico is 10 to the minus 12. माइक्रो तो -6 होता ही है। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट्स, area of the plates of a capacitor. Find area of the plates of a capacitor whose capacitance is 1 farad. Whose capacitance is 1 farad, given separation between the plates, given separation between the plates is 1 millimeter, and there is air, and there is air between the plates of the capacitor. There is air between the plates of the capacitor.
कर लो सॉल्व। फॉर्मूला एप्सिलॉन और ए बाई डी यूज करना है। ए निकालना है, डी दे रखा है, सी भी दे रखा है, 1 फैरेड। सी इज 1 फैरेड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी होती है? 8.85, 10⁻12। यूज दैट। एरिया किस यूनिट में आएगा? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये 1 हो गया। इसकी वैल्यू डाल दो, 8.85, 10⁻12। डी 1 मिलीमीटर, डी को कन्वर्ट करो मीटर में। C is 1 farad. D is 1 millimeter, which is 10⁻³ meter. And A निकालना है। C is equal to epsilon naught A by D. A would be CD by epsilon naught. (10⁸8). क्यों इतनी छोटी कैलकुलेशन में श्योर नहीं हूँ? It will be meter square. और तुम्हें पता है आइडिया है क्या क्या वैल्यू है कि मतलब वैसे फिजिकली कितना कितना बड़ा एरिया है ये? दिस इज 1 पॉइंट कितना, 12 इंटू 10⁸8 मीटर स्क्वायर। कैन यू कन्वर्ट किलोमीटर स्क्वायर? क्यों? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हो जाएगा 1.12 10⁸8। मीटर को मैंने लिखा किलोमीटर, तो किलोमीटर बाय 1000 हो गया ना ये, होल स्क्वायर है। 1.12 इंटू 10⁻²किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर लेना पड़ेगा तुम्हें। 1 फैरेड कैपेसिटेंस अगर तुम्हें चाहिए तो 112 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है ऑलमोस्ट 11/11। 11 किलोमीटर इधर, 11 किलोमीटर इधर, इतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए जब जाके 1 फैरेड होगा। हाँ जो भी है, मतलब इट्स ह्यूज, दैट्स व्हाई मैंने बोला ना 1 फैरेड इज ह्यूज वैल्यू कैपेसिटेंस। It's not possible to have a capacitor having this kind of capacitance. That is why we have farad, microfarad, nanofarad, and picofarad. ठीक है? Even Earth, if we have a capacitor like Earth, उसका भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं होगा। देखो अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ if earth is assumed to be a sphere. Earth is assumed to be a sphere of radius 6400 kilometer. 6400 kilometer. 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। 11 में पढ़ा था तुम लोगों ने ग्रेविटेशन में।
चलो अब करो। अब अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा पहले तो वो देखो फॉर्मूला। अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसका पोटेंशियल, इसके सरफेस पे नहीं, इस ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वी कितना होता है स्फीयर का? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज के क्यू बाई आर। और कैपेसिटेंस क्या होती है? क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी कितना आ गया? क्यू बाई वी आ गया आर बाई के। तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ कितनी हो गई? आर बाई के को हम ले सकते हैं, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। हाँ आप डाल देना वैल्यू। मतलब एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब भी कोई स्फेरिकल कैपेसिटर होगा ना उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है, लिख लो ये। फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर capacitance is 4 pi epsilon r. हम्म। नहीं नहीं, इट्स नॉट ए पैरेलल, अर्थ इज नॉट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितने भी स्फेरिकल बॉडीज होंगे ना उनका ये फॉर्मूला होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला ये है। ये आर बाई के याद कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन करना यहाँ से इजी है तुम्हारा ना। आर है 6400, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और के को कितना लिया? 9 × 10⁹ देखो कितना आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है अनन्या? करो। यस सर कर रही 7.1 कैसे आ सकता है? 6400/9 है। 6400/9 1000 में आएगा तो। हाँ तो 6400 को 9 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 7711 ना। हम्म। तो इट इज 7.11 10⁻⁻⁴ farad। तो इवन द अर्थ does not have capacity equal to 1 farad. So farad is a very impractical unit. So we use practical unit like farad, microfarad, nanofarad. नेक्स्ट है ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर। ये आएगा डेरिवेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला सीरीज। कंसिडर, लिखो, कंसिडर 3 capacitors, consider 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3। 1 2 3 सबस्क्रिप्ट है। having capacitance C1, C2 and C3 connected in series as shown in figure।
ये डायग्राम बना लो। हम्म। हम्म। ये सर्किट बनाओ। दिस C1, दिस इज C2, दिस इज C3। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज ग्रुपिंग में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम। तीनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज आएगा। तो क्यू चार्ज जब चलेगा तो पहले कैपेसिटर की पहली, इस लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, है ना। वो दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। ये प्लस क्यू इस पे नेगेटिव क्यू इंड्यूस कर देगा। ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू आ जाएगा। इस तरह से हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आएगा। चार्ज हमेशा पॉजिटिव से चलता है ना, ये बड़ा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट इज बेसिकली मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, लिख लो साइड में नोट करके। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। Positive charge always moves from higher to lower potential, whereas a negative charge whereas a negative charge move moves from lower to higher potential. तुम इस तरह से देखो, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है हायर पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूं तो किधर जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रखूं तो कहाँ जाएगा? इसी तरह अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर जाएगा। तो पॉजिटिव, एक्चुअली होता तो ये है कि नेगेटिव चार्ज चलता है बैटरी के टर्मिनल से, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज थोड़ी मूव करता है। बट कन्वेंशनली वी अज्यूम दैट इट्स ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे करंट है, करंट में कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ी मूव करता है, बट हम क्या मानते हैं? कन्वेंशनल करंट इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये है। अब क्या हो रहा है? वी वी होता है क्यू बाई सी, है ना। वी होता है क्यू बाई सी। तो C1, C2, C3 सब तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, चार्ज तीनों पे सेम है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। और V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। सी सबका डिफरेंट है। सी तीनों कैपेसिटर का डिफरेंट है तो उनका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 इज क्यू बाई C1। V2 कितना होगा? बिकॉज चार्ज हमेशा सेम, जैसे तुमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, रेसिस्टर में क्या सेम था? सीरीज में करंट सेम होता था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन वही है यहाँ पे। लिख लो। तो V इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब इन तीनों को हटा के अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट इज व्हाट आर, इन तीनों को हटा के अगर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमने बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, लिख लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference is added. In series combination, potential difference is added. अब V कितना हो जाना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल ऐड कर दिया हमने। V1 कितना है, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। Q कॉमन लेके लेफ्ट में ले आओ डिनोमिनेटर में। लेकिन V Q बाय V कितना होता है, Q बाय V होगा CS, नेट कैपेसिटेंस। तो V बाय Q हो जाएगा 1/CS। व्हाट इज CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर हम तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। इसका रूल क्या लिखा जाएगा वर्ड्स में, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, sum of reciprocal of individual capacitors equal to the reciprocal of the equivalent capacitance। लिखो इसको वर्ड में। in series combination, in series combination of capacitors, the reciprocal of, the reciprocal of equivalent capacitance, the reciprocal of equivalent capacitance equals to, equals to the sum of reciprocal, equals to the sum of reciprocals of, sum of reciprocals of individual capacitances, sum of reciprocals of individual capacitances। समझ लो अपने वर्ड में, तुम्हें पता लिखना भी आना चाहिए क्या हो रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये सीरीज में था। अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तीन की जगह अगर दो है तो क्या होगा, तो उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो दो के लिए वी हैव अ शॉर्टकट ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज दिस, बट वो ये है, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई देम इन न्यूमरेटर, ऐड इन देम इन द डिनोमिनेटर, ऐसे कर सकते हो। दिस विल होल्ड फॉर टू। दो को वो फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम होती है, तुम लोग कई बार ना उसको रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हो, ये गलती होती है। तो बेटर है दो के लिए दो, उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने 10 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों को पैरेलल में सीरीज में लगा दिया। ठीक है, C1 है,
1, C2 मान लो 100 ले, तो क्या रिजल्टेंट आएगा इनका? मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, एड इन द डिनोमिनेटर। तो क्या आंसर आ रहा है? 100/101, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1। जब भी पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो या सीरीज में, सॉरी, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा लेस देन द लीस्ट होगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने सपोज 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए सीरीज में, 100 एंड 1000, कैन यू टेल मी इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 से भी छोटा आएगा। लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज, हाँ, वो वापस से रेफरेंस वाला याद आता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination of capacitors, equivalent capacitance, equivalent capacitance is always, is always less than the least among them. Equivalent capacitance is always less than the least among them. That is if, that is if one 100 and 1000, if 100 and 1000 are connected in series, then the resultant, and then the resultant will be less than 1. The resultant would be less than 1. तो जब भी, मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब भी हमें कैपेसिटेंस को कम करना होगा, सपोज तुम्हें 100 कैपेसिटर दिया होगा तुम, एंड यू वांट टू गेट सम कैपेसिटर विच इज लेस देन 5, तो उसको 100 के साथ कनेक्ट, 5 को 100 के साथ कनेक्ट कर दो, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो 5 से भी छोटा हो जाएगा। इसमें एक और चीज है, मान लो तुमने कई सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगा दिए सीरीज में, फिर क्या होगा? सपोज आई कनेक्ट n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है, लेट्स कनेक्ट n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, फिर क्या होगा? n कैपेसिटर्स connected in series, each having capacitance C। बताना रिजल्टेंट क्या आएगा? n कैपेसिटर्स हैं, सारे के सारे हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? यू हैव द फॉर्मूला, यूज कर लो, 1/C1। हाँ, वही गलती हो गई ना, n/C, मतलब जो चीज फैरेड में, वो 1/Farad हो गया। रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। 1/CS = n/C हो गया, वही घर मैंने बोला था, विल बी C/n। मतलब 100 के अगर मैंने 10 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में, तो उनका रिजल्ट क्या बन जाएगा? 100/10, 10 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। अगर 2 कैपेसिटर हमने 100 कनेक्ट कर दिए सीरीज में, तो क्या बन जाएगा रिजल्टेंट? 100/2, 50 रह जाएगा। 3 कैपेसिटर 3 के लगा दिए तो बन जाएगा 1, 1 हो जाएगा बस, 3/3। लिख लिया सारा? अस्मी, तुम बार बार बीमार होती रहती हो, कैसे काम चलेगा? कुछ खाना पीना शुरू करो। हम्म, मिल्क शेक, बादाम शेक, हम्म, चिकन खाती हो? फिर कैसे काम चलेगा? गरिमा से पूछो।
एक वेजिटेरियन चिकन भी आता है। वो वेजिटेरियन चिकन जो होता है ना वो दाना खाता है, उसको वेजिटेरियन चिकन बोलते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन का दाना खाता है उसको नॉर्मल चिकन बोलते हैं। खा सकते हो। अब क्वेश्चन करें, इस पे समझ में आ गया? इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? ये नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। Suppose we have three capacitors connected like this. The battery, इस पे हमें चार्ज दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है? इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 10 माइक्रो फैरड। इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 2 माइक्रो फैरड। इसका वोल्टेज V है। इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C2 विच इज 5 माइक्रो फैरड। Question for you is find charge on each capacitor, potential difference on each capacitor, and the battery voltage. लिखो, in the given circuit, find charge on each capacitor, potential difference across each capacitor, and battery voltage. करो। जो गिवन है सर्किट में वो सारा लिख लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाए क्या करना है। एक बार डेरिवेशन देखो, तुम्हें आइडिया लग जाए क्या होता था। हो गया? वोल्टेज होता है V/Q1 हाँ, वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही तो बात है। बैटरी नहीं, सेम नहीं होगा, देखो ऐड होता है, अभी लिखवाया तो था। सीरीज ग्रुप में ऐड होता है ना वोल्टेजेस।
लिखा तो है, तुम देखो। हमने वहीं से तो डिराइव किया था, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। अनन्या हो गया? ये तो एग्जाम में सर हाँ। सर कुछ 80.88 ही कुछ करके आए, कुछ आ रहा है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? अभी किया था थोड़ी देर पहले। इन सीरीज ग्रुपिंग और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, चार्ज रिमेन द सेम। इस पे कितना चार्ज है? Q2 है 10 माइक्रोकूलम, तो पहले वाले पे कितना चार्ज आएगा? 10 माइक्रोकूलम। थर्ड वाले पे कितना चार्ज आएगा? 10 माइक्रोकूलम। तीनों पे सेम चार्ज आएगा। और एक बार चार्ज अगर आ गया तो तुम क्या करोगे? चार्ज आने के बाद V1 निकाल लो। V1 होता है Q/C1। Q 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम/2 माइक्रोफेरेड। माइक्रो माइक्रो कट गया। 5 वोल्ट। V2 फाइंड करो। Q/C2। Q अगेन 10 माइक्रोकूलम, एंड दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। तो कितना हो गया? 2। फिर V3 निकल आएगा। V3 वुड बी Q3/C3। 10 माइक्रोकूलम/10 माइक्रोफेरेड। माइक्रो माइक्रो कट गया। 1 वोल्ट। कूलम/फेरेड वोल्ट होता है ना। हम्म। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वोल्टेज आ गया। नेट कैपेसिटेंस भी निकालनी है हमें। ऑल्सो फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो बैटरी वोल्टेज कैसे निकलेगा इसमें? तीनों को ऐड कर दो। बैटरी वोल्टेज, नेट कैपेसिटेंस। हाँ, तो इस फॉर्मूले से कर लो ना। देखो, दो तरीके हैं नेट कैपेसिटेंस निकालना। एक तरीका तो ये है कि Q/V बैटरी से कर लो। तो Q कितना है? 10 माइक्रो कूलम। और V कितना है? 8 वोल्ट। तो कूलम/वोल्ट फैरेड होता है। 5/4 माइक्रो फैरेड आ गया। 5/4 आ रहा है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था, और हम वो वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो यूज कर लेते हैं। 1/CS = 1/C1 +1/C2 +1/C3। तो C1 कितना था? 2। C2 इज 5। इसमें माइक्रो में कन्वर्ट मत करना, वो माइक्रो में आंसर आ जाएगा। C3 था 10। तो 1/CS = 10। एलसीएम हो गया 5, 2, 1। रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा हमेशा। सेम आंसर। ऑलवेज राइट द यूनिट, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे।
हो गया हस्मी? अनन्या हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. So suppose this is C and this is 18, and their equivalent capacitance is 6 microfarad. Find the value of C. नाइन. जो यूनिट मत लो, यूनिट तो अपने आप आ जाएगी ना फिर सी की. जैसे ये माइक्रोफैरड है, वही माइक्रोफैरड, तो ये माइक्रोफैरड में आ जाएगा. इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में है ना. दैट मीन्स 1/C प्लस 1/18 इक्वल टू 1/6. यहाँ एलसीएम मत लो, लंबा हो जाएगा. यहाँ पे इसको इधर ले जाओ पहले. अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. तो क्या आंसर आ रहा है? रेसिप्रोकल लेना भूल जाओगे तो 1/9 आएगा. 9 माइक्रोफैरड. तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा हो गया. सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस विल बी द सेम. दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एडेड. तीसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट वुड बी ऑलवेज लेस देन द लीस्ट. एंड फोर्थ तो वही डेफिनेशन थी कि हाँ. क्या? लेस देन लीस्ट से तो आ रहा है. ये 9 है, ये 18 है, 6 उससे छोटा है. ठीक है. लिख लो. नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर 1. Number 1, resultant is always less than the least. Number 1, resultant is always less than the least. Number 2, charge on each capacitor is the same. Charge on each capacitor is the same. Number 3, potential differences are added. Potential differences are added. And last तो हमने लिख ही लिया था कि reciprocal of the resultant equals to sum of reciprocals. वही था last. Reciprocal of the resultant is equal to sum of reciprocals. तो ये सीरीज ग्रुपिंग की फाइनल पॉइंट्स थे. सो नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कर लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे. अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे. ठीक है अनन्या? Yes, sir. कल आए हुए ना तुम मैथ्स क्लास में? Yes, sir. ओके.